नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे रैम के बारे में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेरे पास मैंने सामने कुछ एक मेमोरीज लगा रखी है अलग अलग तरह की, जो मेरे पास मुझे स्टॉक में मिली। स्टॉक में ऐसे मेरी कोई दुकान नहीं है, बस मेरे पास जो कुछ पुरानी है रखी हुई, और कुछ जो मैंने नई ली थी कुछ काम में नहीं आई, वो है। तो शुरुआत करते हैं जनरल कॉन्सेप्ट से। रैम क्या है? रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है आपके कंप्यूटर पे। तो टेम्परेरी मेमोरी का मतलब ये है कि आप इसमें खुद कुछ सेव नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो कुछ सेव होगा वो टेम्परेरीली सिस्टम जैसे जैसे आप अपना यूज़ करेंगे उस हिसाब से चीज़ें सेव होगी, और सिस्टम ही अपने हिसाब से चीज़ें हटाता रहेगा। सिस्टम का गार्बेज कलेक्शन है वो हटाएगा, या जैसे भी जो भी सिस्टम के मैनेज करने की जो चीज़ें होती है, मैनेज करने की जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, वो एक्ट करके वो अपना काम करते हुए पुरानी चीज़ जो काम में नहीं आ रही उसको हटाएंगे और जो काम में आ रहा है उसको रखेंगे। तो आपको मैं ये भी बता दूं, रैम जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके सीपीयू के साथ होता है। तो आपका सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा, और फिर वो डेटा जो है वो रैम के अंदर टेम्परेरीली सेव होता है। सीपीयू है प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम है मेमोरी यूनिट। मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त। तो वो चीज़ जो है वो टेम्परेरीली एक ऐसी जगह में सेव हो रही है जहाँ वो याद रखी जाएगी जब तक कि उसको उसको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये इसको रैम को ये भी कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसा कि मैंने समझाया, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसमें जो एंड यूज़र हैं सिस्टम के, कंप्यूटर के, वो कुछ सेव नहीं करते। उसमें जैसे जैसे हम जो चीज़ें काम में ले रहे हैं वो सेव होती रहेगी। तो रैम में हमें जो कॉमन जो देखने को मिलती है रैम्स, वो कुछ इस तरह की होती है। ये है डेस्कटॉप की रैम। तो ये मैंने एक अलग से भी रख रखी है, इसके बारे में बताऊंगा मैं भी। तो ये वाला जो मॉडल है, ये इसको मैं अलग रख देता हूँ, ये इसको यहाँ ऐसे रख देते हैं अभी। तो ये इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है क्या? हाँ, लेबल लगा हुआ है। ये जो है ये 8 GB की रैम है ये। हाँ, तो ये जो है ये 8 GB की रैम है। ठीक है, तो ये 8G/4 लिखा हुआ है ना, तो ये 8 GB की रैम है। अब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा है, इसमें हल्का बहुत मुझे दिख रहा है इसके अंदर का, लेकिन ये जो है ये असल में यही चीज़ है जो है इसके अंदर। ये बस इसके ऊपर ये हीट सिंक लगा देते हैं। आजकल कुछ एलईडी वेलईडी भी लग जाती है अंदर इसमें, तो उससे लाइट अप भी हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है। लेकिन असली में जो ये चीज़ है वो ये और ये एक ही चीज़ है। साइज़ भी सेम है, और इनकी ये जो बीच में आपका कट देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सेम है। ओके, लेकिन ये जो रैम है ये काफ़ी पुरानी रैम है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये 256 MB की 333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। कंपैरिजन में मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जैसे ये है ये 8 GB की रैम है, और ये है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। और आजकल जो एवरेजली जो रैम आती है वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की चलती है, और 16 GB की रैम होती है। किसी ज़माने में ये जो रैम थी कंप्यूटर्स में ये लगती थी, इस पर विंडोज़ 98 और एक्सपी चलता था। ये मेरे पुराने, बहुत पुराने कंप्यूटर की रैम है, जिस पे कि जैसा कि मैंने बताया विंडोज़ 98 और एक्सपी चलता था। तो रैम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं है ज़्यादा। तो इस रैम को मैंने रखने का क्या कारण है ये मैं आगे समझाऊंगा। ये थोड़ा सा ओपन है, इसलिए हम स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे, इसलिए इसके द्वारा हम थोड़ा स्ट्रक्चर को भी समझ पाएंगे। 256 MB, 333 मेगाहर्ट्ज़, आजकल तो कोई सोच भी नहीं सकता। आपके फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है वो भी इससे ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा क्लॉक वाली, इससे ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाली, और इससे ज़्यादा ऑब्वियसली कैपेसिटी वाली। फ़ोन के अंदर ही 8 GB से ज़्यादा आती है आजकल तो। और ये जो है ये है लैपटॉप्स की रैम है ये। हाँ, ये भी है, ये एक अलग तरह की रैम है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रैम
अलग तरह की क्यों है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आज सारा आपका रैम का, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर डेस्कटॉप, तो कई कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें क्लियर करना है। तो ये इसका भी केस अलग कर देते हैं, तो ये भी है, ठीक है। तो ये और ये रैम। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं रैम को। आजकल जो रैम आ रही है वो आ रही है हमारी DDR4 और DDR5। धीरे धीरे DDR5 में हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। जैसे कि ये जो है ये DDR4 रैम है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये 1.35 वोल्ट के ऊपर DDR4। तो ये DDR4 रैम है। और बेसिकली अभी जो DDR5 रैम आ चुकी है वो मेरे सिस्टम के अंदर लगी हुई है, वो मैंने निकाली नहीं है, जो बाहर पड़ी हुई मिली मैंने वही ले ली। तो DDR का मतलब क्या है? DDR का मतलब है डबल डाटा रेट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डबल डाटा रेट का मतलब क्या है असल में। तो डबल डाटा रेट एम्प्लॉय करता है डबल पंपिंग टेक्नोलॉजी, जो कि डेटा ट्रांसफ़र करता है क्लॉक साइकिल की दोनों एजेस में। तो ये डबल बैंडविड्थ दे देता है डाटा बस में। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र है, मेमोरी जो ट्रांसफ़र करती है डेटा, वो डबल डेटा ट्रांसफ़र कर पाती है कंपेयर टू इसका जो प्रीवियस जो जनरेशन थी वो SDR मेमोरी हुआ करती थी, सिंगल डाटा रेट। जो इसकी पुरानी जनरेशन SDR जो होती थी उससे डबल हो गया इसका डेटा रेट। तो डबल डेटा रेट होते ही इन्होंने नाम ही उसका डबल डेटा रेट DDR मेमोरी कर दिया। तो डबल डाटा रेट में क्या होता है, DDR टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है डबल डाटा रेट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पुरानी जो जनरेशन की रैम थी उससे डबल डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ये डबल डाटा रेट मेमोरी ट्रांसफ़र की रेट है। तो मेमोरी ट्रांसफ़र बिल्कुल डबल हो गया पुरानी जनरेशन की रैम से। तो पुरानी जनरेशन की रैम से कंपैरिजन में जैसे ही डेटा डबल कर दिया इन्होंने ट्रांसफ़र में, तो उसकी इन्होंने रैम का भी नाम वही कर दिया कि इसका नाम DDR कर दो, डबल डाटा रेट। तो इससे थोड़ा सा सेलिंग में भी आसानी हो गई। लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे जानें, क्योंकि उनको पता पड़ जाता है नाम से ही कि ये डेटा रेट जो है ये पुरानी जो जनरेशन है उससे डबल है, और डबल है तो फिर लोग धीरे धीरे फिर उस नई टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाएंगे। तो ऐसे ही इसका नाम DDR पड़ गया। तो DDR में हम पिछली जो जनरेशन है उससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि इसका डेटा रेट जो है वो पिछली जनरेशन से डबल हो गया है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि मेगाहर्ट्ज़ और जो ये गीगाबाइट्स की कैपेसिटी है, 8 GB 16 GB, और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़, 4800 मेगाहर्ट्ज़, 5200 5600 6000 मेगाहर्ट्ज़, DDR5 आजकल 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक आ रही है। तो ये सब क्या है? तो इसमें एक नई आपने टर्म कई बार देखी होगी, मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड, और मैं खुद भी मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड बोलता हूँ कई बार, क्योंकि वो लिखा हुआ यही होता है। और कई बार प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनी बता रही है वो भी क्या बताना चाह रही है वो खुद भी ठीक से नहीं लिख रहे। वो कई बार मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड को मेगा हर्ट्ज़ भी लिख दिया जाता है। तो ये रिलेटेड ही है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। तो मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड मेजरमेंट है ये बताने का कि डेटा ट्रांसफ़र जो है उसकी स्पीड कितनी है रैम में। तो ये बताता है डेटा ट्रांसफ़र, जो कि 1 सेकंड डेटा ट्रांसफ़र या फिर ऑपरेशंस, कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं 1 सेकंड के अंदर इस रैम के द्वारा। तो ये जो रैम है ये 3000 ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकती है, 3000 ट्रांसफ़र्स, डेटा ट्रांसफ़र्स 1 सेकंड के अंदर कर सकती है। और इसके नीचे वाली जो है वो 3200 है, तो 3200 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड कर पाएगी। और ये जो पुरानी वाली है ये सिर्फ 333 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड ही कर पाएगी। तो ये मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड होता है। अब जितना ज़्यादा मेगा ट्रांसफ़र वैल्यू होगी उतना फास्ट जो है रैम डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगी। तो आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस और सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी जितनी ज़्यादा मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड होगी। अब आते हैं मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये काफ़ी कॉमनली ये सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है हमें वो मेगाहर्ट्ज़, जो शुरुआत से पहले अब जाके मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड आया है, पहले सिर्फ मेगाहर्ट्ज़ ही होता था। मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड बोला ही नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था।
तो ये धीरे-धीरे अब जाके मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड पे ट्रांज़िशन हुआ है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंसी में ये बताया जाता है कि कितनी मिलियंस ऑफ साइकिल्स वो रैम 1 सेकंड के अंदर लेती है। कितना मिलियंस ऑफ साइकिल्स जो हैं 1 सेकंड के अंदर इस रैम की कैपेसिटी है। तो ये मेगाहर्ट्ज़ होता है, मिलियंस ऑफ साइकिल्स। और जो पुरानी जो रैम होती थी, जो एसडी रैम है, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी था। और एसडी रैम से हमारी जो डेटा रेट है वो डबल हो गई, तो डीडीआर, डबल डेटा रेट रैम, डबल डेटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। तो वो पुराना जो जनरेशन था वो थी सिंक्रोनस डायनामिक रैम, एसडी रैम, और अब हमारे पास आ गई है डीडीआर रैम, डबल डेटा रेट रैम। एसडी था सिंक्रोनस डायनामिक और आगे रैम। तो डीडीआर टेक्नोलॉजी बिल्कुल डबल कर देती है डेटा रेट बाय यूटिलाइजिंग बोथ एजेस। तो डबल डेटा रेट डबल करती है, तो डीडीआर टेक्नोलॉजी डबल कर देती है डेटा ट्रांसफ़र रेट को। ये काम में ले दोनों जो क्लॉक सिग्नल, जो इसका क्लॉक सिग्नल होता है, उसकी दोनों एजेस को काम में लेते हुए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा डबल डेटा रेट। सो ये जो एक नया जो काम हुआ है इसमें, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो बैंडविड्थ है रैम की, उसको बढ़ा देता है। और इस वजह से डेटा ट्रांसफ़र फास्ट भी हो गया, उसकी गति भी बढ़ गई है। और आपको उसमें मेगाहर्ट्ज़ जो हैं वो नहीं बढ़ाने पड़े, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ानी पड़ी। बिना फ्रीक्वेंसी बढ़ाए उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो डबल हो गई है। तो इसीलिए मेगा ट्रांसफ़र एक तरह से डबल हो जाता है मेगाहर्ट्ज़ का, क्योंकि डबल डेटा रेट हो गई है सेम फ्रीक्वेंसी पे रखते हुए। तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बिना बढ़ाए हुए आपको जो है डेटा रेट डबल मिल गई है। तो ये हमें समझना पड़ेगा जब भी हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं या फिर हम हमारी रैम पे भी, सॉरी, हमारी जो हार्ड डिस्क है, तो इसमें हम और थोड़ा समझते हैं। हमारी हार्ड डिस्क जो है उस पे जब हम कुछ एक्सेस कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क से जो डेटा हमारे कंप्यूटर पे दिखता है, तो वो हार्ड डिस्क से निकल के हमारी रैम में आता है, और हमारी रैम से निकल के फिर हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो टेम्पररी मेमोरी में सेव हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ डेटा है। इसको और थोड़ा समझते हैं कि रैम का फंक्शन क्या है। रैम आपकी वर्चुअल जो मेमोरी है, आप सॉरी, रैम जो है वो आपकी जो टेम्पररी मेमोरी है वो सेव कर रही है सारा डेटा जो कि आपको सामने दिखेगा। तो जो आपको कंप्यूटर पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मान लीजिए आपने एक्सेल फाइल खोली, अब उस एक्सेल फाइल के अंदर 5000 रोज़ का डेटा है प्रोडक्ट्स का, और अलग अलग लाइन आइटम्स हैं, अलग अलग रोज़ हैं, उसकी क्वांटिटी है, प्राइस है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, आगे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज डिस्काउंट्स, और किसने पे किया किसने नहीं किया, और पेमेंट कितना किया कितना बचा हुआ है, इस तरह की बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो वो जो है जैसे ही आपने उसको खोला उस शीट को, तो वो शीट का डेटा इसके अंदर आएगा टेम्पररी मेमोरी में, और टेम्पररी मेमोरी में आके फिर वो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। और स्क्रीन पे जो डेटा दिख रहा है वो डेटा भी ज़ीरोज़ एंड वंस ही है। आपका हर चीज़ जो भी कंप्यूटर काम कर रहा है 0 और 1 है। आपको जो दिख रहा है, जब हम कुछ देख रहे हैं तो हमारे लिए तो वो एक तस्वीर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए कलर्स भी 0 और 1 ही हैं। और उसके लिए जो कुछ विजुअल डेटा है, चाहे हमारा ऑडियो है, तो हमारा ऑडियो भी बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स के अंदर मेजर होता है। और एक पिक्चर जो फाइल है, फ़ोटो फाइल है या वीडियो फाइल है, वो भी बाइट्स और मेगाबाइट्स के अंदर ही मेजर होती है। और बाइट्स और मेगाबाइट्स का मतलब ये है कि वो ज़ीरोज़ और वंस के अंदर ही ब्रेक डाउन होके और वो सेव हो रही है। ऑलराइट, तो वो डिजिटल डेटा ही है, चाहे वो वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। तो ये अभी इसमें लेटर ऑन, तो इसमें क्या है, थोड़ी देर बाद और आऊँगा, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा जब ग्राफिक्स पे आएंगे। तो रैम ये काम करता है, रैम आपका टेम्पररी मेमोरी है जो टेम्पररी लोड करता है डेटा जो आपको देखना है। जैसे ही आप कुछ सेव कर रहे हैं, तो अब जैसे कि हम फिर से एक्सेल पे आ जाते हैं, एक्सेल पे हम काम करते हैं। अब एक्सेल पे हम काम कर रहे हैं और हमने सेव नहीं किया वो डेटा। अब आपकी जो फाइल है, हमने उसके अंदर और मान लीजिए 500 लाइनें, नई फाइल के अंदर 500 लाइनें ऐड कर रहे हैं
लेकिन अभी तक हमने कंट्रोल एस नहीं दबाया है, तो अब इस वक्त वो कहाँ पे सेव्ड है डेटा? क्योंकि आपने तो अपनी फाइल जो खोली थी वो तो आपने एज अपनी एसएसडी या फिर अपनी जो साटा जो हार्ड डिस्क थी उससे खोली, और उसमें तो 5000 लाइनें ही सेव्ड है। आपने 500 लाइनें और ऐड कर दी, कंट्रोल एस अभी दबाया नहीं, तो वो 500 लाइनें आपको दिख रही है अभी सामने के सामने उस शीट के अंदर, लेकिन वो सेव्ड कहाँ है असल में? वो अभी तो अपने हार्ड डिस्क में सेव्ड है नहीं, वो सेव्ड है हमारी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। तो जब तक कि आप उसको वहाँ पे सेव अपनी स्टोरेज में सेव नहीं कर रहे, तब तक वो रैम के अंदर सेव्ड है, और जब आप उसको खोल रहे हैं, कोई भी फाइल खोल रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे ही खुल रही है। तो इसीलिए कई बार हमारे पास अब आउट ऑफ मेमोरी का एरर आता था किसी टाइम पे, जब भाई ये 256 MB वाला जो ज़माना था, इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, बड़े काम नहीं कर पाते थे जो घर के कंप्यूटर्स होते थे उन पे। तो उस टाइम पे हमारे पास में एरर आता था कि आउट ऑफ मेमोरी या इस तरह की चीज़ें। आजकल कम ही लोगों को आता होगा, लेकिन वो उस टाइम पे आता है जब आपकी मेमोरी में इतनी जगह ही नहीं बची, लेकिन आप और ज़्यादा डेटा अपलोड किए जा रहे हैं अपनी एसएसडी से, अपनी हार्ड डिस्क है, या फिर और ज़्यादा डेटा आप कहीं इंटरनेट से लोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा डेटा जब इसके अंदर भर जाता है और वो सारा डेटा काम आ रहा है, सामने है, और उसके बावजूद और डेटा भी डालना है, तब फिर वो आउट ऑफ मेमोरी आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ डेटा है जो काम नहीं आ रहा, इसके अंदर क्या अपने आप ओवरराइट होता रहता है, ओवरराइट होता रहेगा डेटा। अगर पुराना डेटा जो काम नहीं आ रहा वो अपने आप हटता रहेगा और नया डेटा आता रहेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है अपने बैकग्राउंड प्रोसेसेस के अंदर, वो इसमें क्लीन अप करता रहेगा, नया डेटा डालता रहेगा, लेकिन वो सारा ही डेटा काम आना है, या फिर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा डेटा आपने ओपन करने की कोशिश की है, उस केस में वो डेटा ओपन नहीं होगा, आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, आपका प्रोसेस शट डाउन हो जाएगा, या कंप्यूटर में कुछ एरर आएगा, या फिर वो चलेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ एरर दे देगा, या फिर वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो शट डाउन हो जाएगी और वो एरर दे देगी। तो इस तरह से ये हमारा जो है रैम का ये काम होता है। तो अब थोड़ा-सा अभी रैम की जो हमने फंक्शनिंग है, रैम डीडीआर क्या होता है, मेगाहर्ट्ज़, मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड, और रैम असल में क्या कर रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा-सा इसकी फ़िज़िकल चीज़ों पे आ जाते हैं। तो ये आजकल की आपको दिखती है, इसके अंदर असल में यही है, अगर कोई क्रूशियल की रैम लेता है, तो इसी तरह की दिखेगी आपको वो रैम। ये थोड़ी-सी पतली है, ये आजकल जो है ये थोड़ा-सा इसका जो बोर्ड जो है, ये थोड़ी-सी थिकनेस ज़्यादा है आज के टाइम पे। ये थोड़ा-सा थिकनेस इसकी कम थी, होता सेम है इसमें, है ना? ये थोड़ी-सी अगर इसके अंदर से मुझे दिख रहा है, ये इसी तरह की, इसी साइज़ की इसमें मैग्नेटिक लगी हुई है ये। तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें ये जो लगे हुए हैं, ये जो स्टिक्स लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, तो ये 8 है कुल मिला के इसमें। ये ऐसे चिपका हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें शायद ये 8 है, 4 है, पता नहीं। और एक मिनट, इसको भी खोल लेता हूँ मैं, क्योंकि ये 16 GB वाली है। तो ये 16 GB वाली के अंदर भी मैं बताता हूँ कि क्या होगा इसमें। तो इसमें देखते हैं, ये जो 16 GB वाली है, हाँ, इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, ये दिख ही रहे हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 4 और 4, 8। और ये बैक साइड है, बैक साइड में शायद नहीं है, बैक साइड में नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है यहाँ पे, सिर्फ ये स्पंज है क्या? हाँ, बैक साइड में नहीं लग रहा मुझे, बैक साइड में निकले हुए नहीं है यहाँ पे। तो इसमें 4 है, या 8 GB की है, तो इसमें 4 हैं, तो ये 2-2 GB के होंगे। और ये 16 GB की है, तो इसके अंदर ये 4 इधर, 4 इधर, तो ये टोटल 8 हैं ये, पर जो मतलब एक एक जो चिप है ये 2 GB की होगी। अब इसके अंदर जो लगी हुई है ये 16 लगी हुई है। तो ये जो है, ये एक एक जो चिप्स होती हैं छोटी छोटी, इनकी कैपेसिटी होती है जितनी भी, मतलब जो भी आपने लगा रखी है उसके हिसाब से। तो ये जो है, ये हमारे डेस्कटॉप की है जो बड़ी वाली है। अब ये जो छोटी वाली जो है, इनको बोलते हैं सोडिम। अच्छा, अब मैं इसके अंदर नेमिंग पे आ जाते हैं पहले। ये होती है, ये डेस्कटॉप की आती है डिम, और इसी में आती है यूडिम। यूडिम भी एक अलग होती है। और ये जो होती है इनको बोलते हैं सोडिम, SODIMM। तो ये नेमिंग के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी इनको एक बार फिजिकल जो है फॉर्म वो देख लेते हैं इनमें। तो इसमें जो एक डिफरेंस जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो ये दोनों ग्रीन वाली है ना, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आएगा। तो ये इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी एक एक ही है जैसे नीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। ये होती है सिंगल रो SR रैम, सिंगल रो। और ये है ड्यूअल रो रैम, और ये सिंगल रो। तो ड्यूअल रो के अंदर भी आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू सिंगल रो। तो ये जो लैपटॉप की जो आपकी रैम आती है, ये आप कोशिश कीजिए अगर आप ड्यूअल रो ले सकें तो। इसमें फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा ड्यूअल रो और सिंगल रो का। तो ये ज़रूर अपना ध्यान रखिएगा इसकी फ़िज़िकल फॉर्म कि ये DR हो। इनमें लिखा हुआ होता है कि ये DR है या SR। अब जैसे ये भी है, इसमें भी क्या है, जैसे लिखा हुआ है SR30। तो ये जो SR30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगल रो है, और ये भी जो है वो सिंगल रो है। तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, इसके अंदर ये हमें दोनों जो मिली है, ये सिंगल रो मिली है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमें सिंगल रो और ड्यूअल रो दोनों ही देखने को मिल गई है। तो ये हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। और ये जितनी भी है, ये सारी मेरे पास जो है ड्यूअल रो है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताऊँगा मैं, ब्लू वाली है ना, हाँ। अब 4 GB और 4 GB, ओके, इन दोनों को देखते हैं। अब इसके अंदर कई लोगों के पास क्या है, जैसे रैम अपग्रेड कराते हैं कई लोग, तो उनके पास कई बार ब्लू स्क्रीन एरर आने लग जाता है रैम अपग्रेड कराने के बाद। तो इसका आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4 GB 2R X8 PC3, 4 GB, एक मिनट ये अच्छे से दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे 4 GB, ऊपर वापस से पढ़ता हूँ, 4 GB 2R X8 PC3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 GB 2R X8 PC3L। L का मतलब है लो पावर। तो कभी भी आपकी जो रैम है, ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए। जो एक रैम है, अगर आप दो जो स्लॉट्स हैं, वो दो स्लॉट्स में दो रैम स्टिक्स लगा रहे हैं, वो दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ज़्यादातर सेम कंपनी, सेम सब कुछ सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ ब्लू स्क्रीन एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उसके अंदर। तो बार बार वो ब्लू स्क्रीन एरर आता है, तो एक दो बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बार जैसे ही आता है, आप अपनी एक रैम स्टिक निकाल दीजिए। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप रैम अपग्रेड कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो अपग्रेड करने वाले जो टेक्नीशियंस हैं, वो सही अपग्रेड नहीं करते हैं। उनको अपना माल बेचना है, तो वो कोई सी भी, आप उनको बोलोगे कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा, वो 4 GB के साथ 2 GB लगा देंगे, टोटल बोलेंगे यार 6 GB कर लो, कोई बात नहीं, आपका ही पैसा बच जाएगा। और आप सोचो चलो 2 GB की बढ़ गई, या 8 GB के साथ और 4 GB लगा, मतलब ऐसे, मतलब 16 GB के साथ 8 GB लगा दी, कोई सी भी लो पावर लगा दी इस तरह से, तो वो नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर 16 GB की है तो 16 GB की लगाइए, 8 GB की लगा रखिए दूसरी जगह तो 8 GB की लगाइए, और सेम वाला ही मॉडल लगवाइए, लो पावर वाला नहीं लगे। और ये डेस्कटॉप में भी अप्लाई होता है, सेम पावर। अब लो पावर में ये जैसे मान लीजिए 1.5 वोल्ट है या 1.35 वोल्ट है, और ये 1.1 वोल्ट की हुई, तो ये वोल्टेज अगर डिफरेंस आया तो कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं वोल्टेज क्या दूं, लो पावर दूं या नॉर्मल वाला पावर दूं। तो उस केस में आपको ब्लू स्क्रीन एरर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मतलब ये पेच या पेचकस की तरह नहीं है, ये कंप्यूटर के अंदर काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब नपी तुली बनी हुई है, हर चीज़ प्रोग्राम्ड है, इंटरनली प्रोग्राम्ड है, और उसकी प्रोग्रामिंग को समझना ज़रूरी है। अब जैसे CPU है, तो CPU एक इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है, तो इस पे भी आ जाएंगे कभी किसी दिन, CPU पे बात करेंगे। तो वो जब इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पावर सप्लाई जो मुझे रैम को करनी है, जो मदरबोर्ड पावर सप्लाई करेगा, CPU जो डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है कि इनकी जो वोल्टेज है वो अलग अलग आ रही है, और ये पूरा मदरबोर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब ये वोल्टेज अलग अलग जानी है, तो उसमें कन्फ्यूजन आ जाता है कि वोल्टेज असल में कितना देना है, और फिर ब्लू स्क्रीन एरर आना ही है। तो इस केस में यहाँ पे अगर ये दोनों रैम आपको दिखती भी सेम लग रही है, 4 GB 2R PC3L, क्या दिक्कत है, L क्या होता है पता नहीं, छोड़ो, क्योंकि 12800S भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ये इसमें अब उनको डिफरेंस ज़रूर आएगा।
और हो सकता है ब्लू स्क्रीन एरर आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, आएगा ही आएगा। और इसी तरीके से ये तो मैंने एल वाला और ये बताया कि भाई इसमें मॉडल जो है। अब कई बार ये होता है कि इसमें आपने लगाने वाले ने ये लगा दिया कि एक जो है वो ड्यूअल रो है और एक सिंगल रो है, इसमें भी एरर आने के चांसेस हैं आपके। तो ऐसा भी मत होने दीजिएगा कभी, हमेशा इसीलिए ध्यान रखिएगा खुद अपनी प्रेजेंस में अपने सामने की भाई जो रैम स्टिक लगा रहे हो वो दिखाओ, और एग्जिस्टिंग जो मेरे लैपटॉप में लगी हुई है वो भी दिखाओ, क्या ये दोनों सेम है, सेम मॉडल है या नहीं है। और काम चलाने वाला काम मत करो। मान लो 1 महीने भी चल गया, 2 हफ्ते नहीं आया एरर, और उसके बाद आया तो फिर आप गए, आपका पैसा गया, फिर वो बोलेगा यार लगा रखा है आपने तो, अब तो मैं क्या करूँ, अब नहीं खरीदो, ये तो मैं रिटर्न नहीं लूँगा। तो वो दिक्कत आ जाती है, हो सकती है आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए पहले ही ढंग की रैम स्टिक लो, मैचिंग नहीं मिल रही तो पूरा का पूरा सेट अपग्रेड करो, या फिर उसको बोल दो कि यार हो सकता है मैं रिटर्न कर दूँ, मेरे पास ब्लू स्क्रीन एरर आने लगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा और रिटर्न ले लेना। तो वो सामने उसके ऊपर छोड़ दो कि भाई तुम अपने रिस्क पे लगा रहे हो, तुम अपनी गारंटी पे लगा रहे हो, तुम बोल रहे हो ये चलेगा, तो अगर चलेगा तो चलेगा, वरना फिर मुझे इसकी मैचिंग ही चाहिए होगी, वरना फिर मैं नहीं लूँगा। अगर एक बार ब्लू स्क्रीन एरर आ गया तो उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा जो दूसरी रैम लगाई हुई है। तो रैम हमेशा मैचिंग की ही लगाओ, ड्यूअल रो है तो ड्यूअल रो, और ड्यूअल रो के साथ साथ वो पावर भी सेम होनी चाहिए, कंपनी भी, मैं तो ये बोलता हूँ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कंपनी भी सेम हो, सब कुछ सेम हो, और हमेशा मैचिंग में ही लो, तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन लेटर ऑन अपग्रेड कराते हैं तो कई बार दिक्कत होती है, तो उस केस में जो है तब आप ढूंढने की कोशिश करिए कि भाई वो आपको सेम जो चीज़ मिल जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज एक्सचेंज में कर लीजिए, उसको बोल दीजिए कि भाई तू ये रख ले और इसको आप कुछ पैसा कम कर दे और मुझे पूरा एक सेट दे दे दूसरा, तो आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ थी रैम को समझने में। रैम को हम समझ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम अपने सिस्टम में जब कुछ करें तो वो सही समझदारी से काम करें। तो इसके अंदर पावर ज़रूर देखिएगा, जो ये इसके अंदर ये जो आती है अपनी लैपटॉप की रैम जो आती है सोडियम, तो सोडियम रैम जो आती है इसके अंदर आप पावर फैक्टर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी जैसे DDR5 जो आ रही है, तो DDR5 के अंदर भी DDR5 वेरिएंट आता है और LPDDR5 आता है। LPDDR5 लो पावर DDR5 होता है और DDR5 नॉर्मल होता है। तो लो पावर DDR5 में पावर लो पावर मतलब उसमें कम पावर कंज्यूम होगी, जो DDR5 के अंदर नॉर्मल जितनी पावर जाएगी उतनी जाएगी। तो अगर वो लो पावर DDR5 के साथ आपने DDR5 वाली लगा दी तो मिसमैच होगा और फिर अगेन आपके पास हो सकता है एरर आ जाए। अभी मैंने एक और वीडियो में बताया था, मैंने नया मिनी पीसी लिया था, उसके अंदर 2 अलग-अलग कंपनीज़ की रैम थी। वो एलपी वाला भी फ़र्क नहीं था, दोनों DDR5 ही थी, लेकिन दोनों अलग-अलग कंपनी की थी। एक ईवीएम की थी और एक क्रूशियल की थी, और उसमें मुझे ब्लू स्क्रीन एरर आ गया था और फिर मुझे एक जो है वो रैम हटवा के दूसरी लगवानी पड़ी। वो सामने उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला था मुझे, और काफ़ी मतलब मुझे काम हो गया था अच्छे से। तो ये आपको नोटिस करना ज़रूरी है। ब्लू स्क्रीन ज़्यादातर जो आते हैं, अगर आपने रैम अपग्रेड कराई है और रैम अपग्रेड कराने के बाद आपका ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, तो वो ब्लू स्क्रीन एरर रैम अपग्रेड कराने की वजह से ही आ रहा है। रैम गलत अपग्रेड हो गई है, उसमें आपका मैचिंग रैम स्टिक नहीं लगी हुई है, इमीडिएटली निकलवाइए। कंप्यूटर दोबारा चालू ही मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बूट सेक्टर में करप्शन आ जाए, कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक मेरे जो मित्र हैं उनके पास ये दिक्कत आई थी कि वो लगातार ब्लू स्क्रीन एरर आता रहा, लेकिन वो उसको डिस्कार्ड करते रहे, कंप्यूटर रीस्टार्ट करते, फिर वो थोड़ी देर चलता रहता, पूरे दिन चलता रहता, फिर वो अगले दिन काम करते, 1-2 दिन चलता रहता, फिर कभी ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता, आता रहता, और बाद में फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उनकी जो बूट सेक्टर है वो ख़त्म हो गया उस हार्ड डिस्क का, और अब वो हार्ड डिस्क किसी काम की नहीं है। और बाद में जब उसको खोला गया तो पता चला कि भाई इसमें DDR जो सॉरी रैम है, जो ये वाली उनके लैपटॉप के अंदर जो रैम थी वो मिसमैच थी, और मिसमैच होने की वजह से वो उनका सिस्टम जो है वो मतलब हार्ड डिस्क जो है वो बेकार हो गई। नई हार्ड डिस्क डली, मैचिंग रैम डाली, और उसके बाद कभी ब्लू स्क्रीन एरर अब आज तक नहीं आया उनके पास। लेकिन उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब जो उनका पुराना जो डेटा था उस हार्ड डिस्क के अंदर, वो पुराना डेटा अब एक्सेसिबल नहीं रहा, बिकॉज गलत रैम लेने से वो डेटा जो है वो उनका करप्ट हो गया समहाउ। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, रैम बहुत बहुत क्रूशियल फैक्टर है। जब आप रैम अपग्रेड कराते हैं, नया ले रहे हैं तब भी असेंबल्ड ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जो भी सामने वाला दे रहा है वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, इसका हमेशा हम ध्यान रखेंगे। तो DDR की जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं। DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। अभी लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही है वो DDR5 जनरेशन चल रही है, और इसके बाद DDR6 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो जनरेशन्स हैं वो चलती रहेंगी।
हमें बेटर से बेटर स्पीड और बेटर कैपेसिटीज़ मिलती रहेंगी। पहले जो रैम की कैपेसिटीज़ थी वो भी कम होती थी, आज जो है वो धीरे-धीरे रैम की कैपेसिटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी है, क्लॉक साइकिल बढ़ चुकी है, मेगाहर्ट्ज़ जो है वो बढ़ चुका है, मेगा ट्रांसफ़र ऑब्वियसली अब बढ़ चुका है। तो जब आपको अगर जैसे किसी को गेमिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप रैम बढ़ा सकते हैं। रैम अच्छी लीजिए, ऐसी कंपनी की लीजिए जो आसानी से आपको मिल सके। अगर आप अपग्रेडिंग का सोच रहे हैं, रैम अपग्रेड फ्यूचर में आप ये सोच रहे हैं एक बार कंप्यूटर ले लिया, कई लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर अभी ले लेते हैं, धीरे-धीरे रैम अपग्रेड करेंगे। तो रैम फिर ऐसी कंपनी की लीजिए जिस कंपनी की आपको दोबारा रैम आसानी से मिल जाए। अदरवाइज़ अगर वो उस कंपनी की नहीं मिली और बाद में फिर कंपनी मिक्स एंड मैच करनी पड़ी, तो अगेन जैसा कि मैंने बताया था, मिक्स एंड मैच करने से आपके ब्लू स्क्रीन एरर्स की दिक्कत आ सकती है और डेटा करप्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ढंग की कंपनी की लीजिए, ऐसी कंपनी की लीजिए जिसकी बहुत ज़्यादा मिलती हो, आसानी से मिलती हो, और फिर अपने जो भी अपनी अपग्रेडेबिलिटी है उसको कंसिडर कीजिए। ये एक्सपीजी की रैम मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, मिल जाती है। तो मैंने भी ऐसे किया था कि भई शुरुआत में 16 जीबी ले ली, फिर 16 जीबी और बाद में ले ली, तो ये 32 जीबी का मैंने बाद में कुछ महीनों बाद मैंने अपग्रेड किया था, पैसे इकट्ठे हो गए उसके बाद। तो रैम को आप थोड़ा और बारीकी में समझते हैं, जैसे कि अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जब आप ब्राउज़िंग करते हैं, तो जब आप ब्राउज़िंग करते हैं तो आपका जब वेबसाइट आप जब वेबसाइट एक ओपन होती है आपके ब्राउज़र के अंदर, तो उस वेबसाइट का जो डेटा है वो कहाँ सेव हो रहा है? आपकी हार्ड डिस्क पे तो सेव हो नहीं रहा। हार्ड डिस्क को एक्सेस थोड़ी करेगी कोई बाहर की चीज़, वो अलाउड ही नहीं है। तो वो जो भी हम ब्राउज़िंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, जो आपका ब्राउज़र खुल रहा है वो भी रैम के ऊपर ही लोड बना रहा है। जैसा कि हम बोलते हैं ना कि भाई क्रोम जो है काफ़ी रैम खा जाता है, तो रैम इसीलिए खाता है, एक-एक टैब के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो चालू हो जाते हैं गूगल क्रोम खोलते ही, और वो प्रोसेसेस आपकी रैम के अंदर ही चलते हैं। और वो रैम जो है धीरे-धीरे हर टैब के साथ जो है वो मेमोरी बढ़ती जाती है, मेमोरी कंज़म्पशन बढ़ जाता है। जैसे-जैसे आप एक-एक टैब में एक-एक वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट का सारा टेक्स्ट, इमेजेस और उस वेबसाइट के बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेसेस क्या-क्या चल रहे हैं, एनिमेशन क्या चल रहा है, कोई ऑटोमेटिक कोई वीडियो चल रहा है ऑटो प्ले में, कोई ऑडियो चल रहा है ऑटो प्ले के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, कोई और कोई इमेजेस हैं, उस तरह की चीज़ें, स्लाइड शो चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आपकी रैम के अंदर ही लोड होती हैं। तो एक मैंने एक्सेल का तो लिया ही था एग्जांपल, एक जो मोस्ट कॉमन हम जो काम करते हैं वो एक वेब ब्राउज़िंग का है, तो वेब ब्राउज़िंग के भी अंदर आपका रैम ही काम आती है। तो जितनी आपकी ज़्यादा रैम होगी, उतना ज़्यादा आप लोड डाल सकते हैं, उतने ज़्यादा टैब्स खोल सकते हैं, उतने थोड़े हैवी जो हैं कि भाई मैंने ये मल्टीपल ब्राउज़र्स खोल लिए, ब्राउज़र के साथ-साथ कोई और एप्लीकेशन भी खोल ली, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन है। तो वो मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करने की जो शक्ति है किसी कंप्यूटर के अंदर, वो उसकी रैम की बदौलत आती है। साथ में प्रोसेसर भी है। प्रोसेसर जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी डेटा प्रोसेस करने के लिए है, लेकिन जो आपके सामने जो चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो वो रैम है। और प्रोसेसर जो है वो सिर्फ़ आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है उसको बढ़ाने के लिए है। हालाँकि उसके अंदर भी एक कैश होता है और वो कैश भी काम आता है। आपकी जो मेमोरी है, एक मेमोरी कैश होता है उसके अंदर, तो वो भी कुछ मेमोरी कैश के अंदर डेटा रखता है। तो लेकिन मेनली जो है वो हमारा ये रैम जो है, इतना वो जीबी में होता नहीं, एमबी में होता है। तो मेनली जो हमारा जो डेटा है वो रैम के अंदर होता है। तो इसीलिए रैम जो है वो आप जब बढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा डिसीजन होता है आपका। अगर काम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा काम करना है, कई चीज़ें एक साथ खोलनी है, काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस खोलनी है, तो उसके अंदर आपकी रैम ही काम आएगी। और ऐसे ही इसी तरीके से हैवी वर्कलोड्स, हैवी गेम्स खेलने हैं, तो भी जो आपका रैम है उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा आपका डिसीजन रहेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो सर्वर्स बनाते हैं, तो सर्वर्स के अंदर भी जो डेटाबेसेस हम रन कर रहे हैं तो वो भी रैम के ऊपर ही लोड आता है। कुछ एक डेटाबेसेस ऐसे हैं जो रैम के ऊपर ही काम करते हैं, जो डेटाबेस ही रैम के अंदर ही बनाते हैं। वो डाटा जो है उनका पूरा रैम के अंदर ही स्टोर होता है, जैसे कि रेडिस की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बाकी जो और डेटाबेसेस हैं वो भी जब खुल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी रैम के ऊपर ही काम कर रहे हैं, रैम को यूज़ करते हुए। तो सर्वर्स के अंदर भी आपकी रैम जो है उसके ऊपर लोड बढ़ता है, और इसी हिसाब से जो है रैम की कैपेसिटी का भी चुनाव होता है कि भई हमें कितनी रैम डालनी है इस सर्वर में, ताकि वो
जो हम लोड है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कितने यूज़र्स एक्सेस करेंगे हमारे सर्वर को, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं कि हम कितनी रैम लगाएं इस सर्वर में। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं ये सॉडिम के ऊपर, जो मैंने बताया था आपको, सॉडिम, डिम और यूडिम, तो इसके ऊपर आ जाते हैं। तो सॉडिम, SODIMM, जो ये छोटी वाली जो रैम होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। SODIMM, स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये जो होते हैं ये थोड़े से स्मॉल फैक्टर पीसीज के लिए, मिनी पीसीज के लिए और लैपटॉप्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड मेमोरी मॉड्यूल्स हैं। तो जहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी, भाई जगह की थोड़ी कमी होती है, वहाँ पे बड़ी रैम कैसे लगाएं, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया ये थोड़े छोटे वाले रैम स्टिक्स। इनकी कैपेसिटी भी कम होती है और इनकी जो पावर जो होती है वो भी कम होती है। तो जैसे कि ये 1.35 वोल्ट का है, तो ये 1.1 वोल्ट का होता है, तो इसकी पावर भी कम रहती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी जो चिप्स है वो छोटी है, और जो ये जो डिम होती है, इनकी जो स्टिक्स हैं ये थोड़ी सी इनसे बड़ी होती है। तो ये भी एक थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है इनमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो चिप्स हैं ये चिप्स छोटी हैं और इसमें जो है थोड़ी बड़ी है। ये भी थोड़ी छोटी है लेकिन इतनी छोटी नहीं है जितनी ये सोडियम के अंदर है। तो इसके अंदर जो चिप्स लगती हैं वो थोड़ी बड़ी चिप्स लगती है, इसमें छोटी चिप्स लगेंगी, और इसमें ऐसी चिप्स लगेंगी जो कि कम पावर लेंगी, क्योंकि ये छोटे कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर लगती है। तो लैपटॉप्स के अंदर हमें पावर सेव करनी है, पावर बचानी है, ताकि लैपटॉप ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो इसीलिए सोडियम को डिज़ाइन किया गया, और जैसा कि इनका नाम है स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये स्मॉल आउटलाइन मतलब छोटी जगह के लिए, छोटी डिवाइस के लिए बनाई हुई मेमोरी मॉड्यूल है। तो बाकी जो ये जो होती है, ये वाली जो होती है, ये दोनों हैं डिम। डिम का मतलब एसओ हटा दीजिए, बाकी डिम बचा हुआ है, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए होते हैं, ज़्यादा पावर लेते हैं और ज़्यादा बैंडविड्थ, ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा रेंज ऑफ स्पीड भी मिलती है अगर कंपेयर करें सोडियम से। सोडियम से कंपेयर करने पे इनमें ज़्यादा वाइडर, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो रेंज है वो मिल जाती है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा रेंज नहीं मिल पाती है स्पीड की। अब जो तीसरी आती है UDIMM, UDIMM, तो उसके अंदर U का मतलब है अनबफर्ड डिम, अनबफर्ड ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो UDIMM में ये होता है कि इसमें जो ये डिम होती है, इसके अंदर एडिशनल बफर होता है या रजिस्टर चिप्स होती है। तो ये रजिस्टर्ड भी होती है, इनको रजिस्टर बोला जाता है कि रजिस्टर वाली है ये डिम। तो इसमें क्या है, एडिशनल बफर जो रजिस्टर चिप होती है, एडिशनल एक चिप होती है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है इसके अंदर, और उसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अगर कोई यूडिम है, अगर डिम है लेकिन वो यूडिम है, तो यूडिम थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और लेकिन उसके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाती जो कि वो ये नॉर्मल जो डिम है वो दे पाती है। यूडिम एक सब टाइप है डिम का, जो कि सिर्फ एक एडिशनल जो बफर चिप जो है, जो एडिशनल रजिस्टर है, वो हट जाता है डिम में से, तो वो यूडिम हो जाती है। तो यूडिम जो है थोड़ी सी अफोर्डेबल और हो जाती है, कम पैसे की हो जाती है, कीमत कम हो जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो परफॉर्मेंस का भी फ़र्क आ जाता है, और थोड़ी सी स्टेबिलिटी का भी हो सकता है उसमें फ़र्क आ जाए। तो ये होती है, तो इनको क्या है, रजिस्टर्ड डिम्स भी बोला जाता है, आर डिम, या फिर लोड रिड्यूस्ड डिम। के अंदर क्या है, एडिशनल बफरिंग भी होती है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, परफॉर्मेंस हाई डेंसिटी, जो ज़्यादा डेंसिटी वाली मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, उनके अंदर भी परफॉर्मेंस मिल जाती है अच्छी। यूडिम के अंदर ये एडिशनल जो सर्किट है, जो रजिस्टर का या फिर जो एडिशनल बफर का, वो एडिशनल सर्किट जो है वो हट जाता है यूडिम में से, और इसीलिए फिर वो उसकी स्टेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन यूडिम के अंदर फिर वो कॉस्ट भी कम हो जाती है, ये भी फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो अब जब हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और बात आ जाती है।
तो इसमें आजकल क्या है, कई कंपनियां जो है वो आपको रैम अपग्रेड करने की ऑप्शन नहीं देती। इसके अंदर सबसे जो बदनाम कंपनी है वो है एप्पल। तो एप्पल में आपको क्या है, रैम मिल रही है, लेकिन रैम आपको मिल रही है मदरबोर्ड के ऊपर। तो आपको रैम जो मिलती है वो मिलती है मदरबोर्ड के ऊपर। तो जो मैं ये चिप्स के बारे में बात कर रहा था कि जो चिप्स हैं यही आपकी रैम है, तो असल में जो रैम जो है आपकी वो ये है। ये क्या है, ये जो है ना, ये बोर्ड है सिर्फ, और ये कनेक्टर्स हैं। ये कनेक्टर आपके मदरबोर्ड पे लगते हैं और फिर ये आपका मदरबोर्ड जो है वो ये मेमोरी मॉड्यूल्स को यूज़ कर पाता है। तो इसमें हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हम इनको हटा के दूसरी हाई कैपेसिटी की मेमोरी लगा दूंगा और फिर मेरा जो कंप्यूटर है वो और बेटर परफॉर्म करेगा। अब लेकिन SoC जो होता है, सिस्टम ऑन चिप, तो सिस्टम ऑन चिप का मतलब ये है कि आपकी जो मेमोरी है या आपका जो प्रोसेसर है वो एम्बेडेड है, वो आपका कंप्यूटर के ऊपर जो है वो सोल्डर किया हुआ है उसको। तो सोल्डर किया हुआ है, तो उसमें क्या है, ये दिक्कत हो जाती है कि आप फिर अपग्रेड नहीं कर पाते। तो ये जैसे कि ये बोर्ड है ना, तो इसमें हम ये कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से फिर वो कनेक्शन जो है वो डेटा जो है बन जाता है, कनेक्शन जो है वो मदरबोर्ड के साथ बन जाता है और डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है, उसमें बस ये है कि ये आपके एम्बेड हो गए और यहीं से जो है वो कनेक्शन जो है वो उस बोर्ड के ऊपर ये सोल्डर्ड हैं, ये सारी चिप्स, और यहीं से आपके कनेक्शन जो हैं वो डायरेक्ट जहाँ भी जाने हैं प्रोसेसर के साथ और मदरबोर्ड में और कहीं जगह, तो वो डायरेक्ट जो हैं वो जा रहे हैं, और ये परमानेंटली आपके मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड है। तो ये जो है ये पूरा हिस्सा, इस स्टिक की ज़रूरत नहीं है, इन चिप्स की ज़रूरत है। असल में जो रैम है वो बस ये चिप्स ही है। ओके, तो ये चिप्स आपने जहाँ सोल्डर कर दी वहाँ पे ये यूज़ हो जाएगी। तो अगर आपने मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर करके और फिर सर्किट बना दिया, पूरा कनेक्शन बैठा दिए, तो ये परमानेंटली आपके मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर हो गई है, सिस्टम ऑन चिप बन गया है, लेकिन अपग्रेडेबिलिटी आपके कंप्यूटर की ख़त्म हो चुकी है। तो ये अब मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब हम आते हैं फिर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। तो साथ में अब जैसे खैर ये भी डिस्कस हो गया कि आपकी रैम जो है, तो ये तो हमने स्टिक्स देख ली, लेकिन इसमें साथ में ये भी डिस्कस हो गया कि लैपटॉप के ऊपर जो अपग्रेडेबल नहीं होते उन लैपटॉप के अंदर क्या सिस्टम होता है रैम का। तो वो सिस्टम ये है कि ये जो चिप्स हैं ये आपकी चिपकी हुई है उस मदरबोर्ड के ऊपर। अ, थोड़ा सा मार्केट बिगड़ चुका है, अब क्या करें उसके अंदर, लेकिन वो फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, वो थोड़ा-सा नुकसान ही रहता है, क्योंकि आपने एक बार खरीद लिया तो आप दोबारा कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, और नॉन अपग्रेडेबिलिटी एक अच्छी चीज़ नहीं है कंज़्यूमर के हिसाब से। कंपनी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, वो कमाते रहते हैं लगातार, लेकिन हमारा थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है उसमें। तो ये था इसमें हमारा रैम के अंदर। अब आते हैं एक और मेमोरी टाइप जो कि ग्राफिक्स कार्ड में यूज़ होती है, वो है GDDR6। GDDR6 एक अलग मेमोरी टाइप है जो कि ग्राफिक्स कार्ड के अंदर यूज़ होती है। तो इसमें हम ग्राफिक्स कार्ड भी डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ी उस पे भी, उस टॉपिक पे भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो आपका, भाई हमेशा एक ये देखो, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये सिर्फ एक बोर्ड है, ये प्लास्टिक का, एक प्लास्टिक का क्या, जिस भी मटेरियल का बोर्ड होता है ये बोर्ड है। इसके ऊपर आप कुछ भी अपना सर्किट वर्किट लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और रिले वगैरह जो भी लगाने हैं वो सारी चीज़ें इन पे, इन बोर्ड्स के ऊपर लग जाती है, सर्किट बन जाते हैं छोटे छोटे, रजिस्टर कैपेसिटर लग लग हुए, ट्रांजिस्टर लग के, और चिप्स वगैरह इस तरह की लग के, और कुछ भी चीज़ आप बना सकते हो। तो दिस इज़ जस्ट अ ग्रीन बोर्ड। ओके, मदरबोर्ड भी एक ग्रीन कलर का ग्रीन बोर्ड होता है, और उसके ऊपर आप अपने सर्किट्स बना के अपनी मशीन जो भी आपको बनानी है वो बना लेते हैं। तो ग्राफिक कार्ड जो है वो एक बोर्ड है, एक अपना सर्किट बोर्ड है ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर आपको एक प्रोसेसर मिलेगा, ग्राफिक्स प्रोसेसर। जैसा हमारा सीपीयू है उसी तरह से एक प्रोसेसर है, लेकिन सीपीयू एक अलग आर्किटेक्चर का होता है, और जो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसका आर्किटेक्चर अलग होता है, उसका एक पूरा जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो अलग होता है। तो एक थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं एक बार, थोड़ा सा। तो ये जो हमारे प्रोसेसर हैं इनकी भी प्रोग्रामिंग होती है, एक मशीन लेवल प्रोग्रामिंग होती है। आपका सीपीयू भी प्रोग्राम्ड है कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं रिस्क सिस्क। इसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट।
CISC और RISC, रिस्क और सिस्क। तो रिस्क और सिस्क का आजकल मिक्स में चलता है, एमैल्गमेशन हो चुका है, लेकिन मेन बात यह है कि आपका जो CPU है वो आपका डेटा ट्रांसफ़र और कई और चीज़ों के लिए प्रोग्राम किया हुआ है कि उसको कंप्यूटर जो है उसको किस तरह से रन करना है। तो कंप्यूटर में आपको ये समझना पड़ेगा कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है। बायोस जो होती है उसका एक अलग फंक्शनिंग है, उसका एक अलग रोल है, उसको भी प्रोग्राम कर रखा है। बायोस की प्रोग्रामिंग अलग होती है और उसको फंक्शनिंग दे रखी है, उसको रोल दे रखा है कि उसको बायोस को क्या करना है। आपका प्रोसेसर है, उसको फंक्शनिंग दे रखी है, उसको क्या करना है, उसको डेटा प्रोसेस करना है, उसको रैम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसको और सारी चीज़ों के साथ जो है, जो अपने कंप्यूटर के जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, SSD अपनी हार्ड डिस्क है उसके साथ इंटरैक्ट करना है, बाकी सारी चीज़ों के साथ वो उसको किस किस तरह से इंटरैक्ट करना है, तो ये उसकी प्रोग्रामिंग है। फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करना है, किस तरह से उसको डेटा इधर उधर करना है, किस तरह से वो रिकग्नाइज करना है ड्राइवर्स को यूज़ करते हुए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग हार्डवेयर जो हैं वो भी प्रोग्राम्ड है, और उन हार्डवेयर्स के अंदर फिर हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है हम सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज़ करते हैं, उनकी अलग प्रोग्रामिंग है, तो डिफरेंट लेवल्स पे प्रोग्रामिंग चलती है। तो इसी तरीके से ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं CPU पे ध्यान दिलाना चाहता था कि CPU की एक अलग इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और उसके अंदर एक अलग प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि उसको क्या करना है। तो इसी तरह से आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है, जिसके अंदर के जैसे कि एनवीडिया में क्यूडा कोर्स आते हैं, CUDA कोर्स, कूडा कोर्स। तो वो कूडा कोर्स जो है उसको यूज़ करते हुए वो ग्राफिक्स प्रोसेस करता है। और जब हम ग्राफिक्स प्रोसेस कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर के लिए हर चीज़ क्वांटिफाइबल है और 0 और 1 है। उसके लिए हर चीज़ बाइट्स में है, ठीक है? गीगाबाइट, मेगाबाइट सारी चीज़ें बाइट्स हैं। असली में जो चीज़ है वो बाइट्स है। बाइट क्या है? 0, 1। ओके। तो वीडियो जो आप अपनी जो भी स्क्रीन पे आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी कुछ आप देख रहे हैं, पिक्सेल्स, एक एक पिक्सल वो 0 और 1 के थ्रू ही आ रहा है। तो क्वांटिफाइबल है, तो वो डेटा है, हर चीज़ डेटा है, ठीक है? आपकी ऑडियो जो है वो कंप्यूटर के लिए डेटा है, वीडियो भी डेटा है, हर चीज़ डेटा है। जब हम स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे डिवाइस के ऊपर, और हम उस डेटा को फिर हमारी जो डिवाइस है वो डेटा को कोड कर रही है, ट्रांसकोड कर रही है, एनकोड कर रही है वीडियो में कन्वर्ट करने का या फिर ऑडियो में कन्वर्ट करने का, तो डीकोड कर रही है, सॉरी। एनकोडेड डेटा आ रहा है, डीकोड कर रही है इनटू वीडियो या फिर ऑडियो में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जो हैं ये डेटा ही है। तो हमारा जो वीडियो है वो भी डेटा है, और ग्राफिक प्रोसेसर उस डेटा को यूज़ करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। ये उसकी ग्राफिक्स कार्ड की प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग है। तो ग्राफिक्स कार्ड का प्रोसेसर डेटा को किस तरह से हैंडल करेगा। अब हम आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, रैम, GDDR6। तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्पेशली एक रैम बनाई गई है, उसकी ग्राफिक्स की मेमोरी बनाई गई है। अगेन ये भी टेम्परेरी मेमोरी है और इसीलिए ये रैम की कैटेगरी में ही आती है, GDDR6। GDDR6 का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स डबल डेटा रेट, और इसकी जो जनरेशन चल रही है वो 6th जनरेशन चल रही है। तो ग्राफिक्स डबल डेटा रेट 6 जो रैम है, वो रैम की चिप्स जो हैं, इस तरह की चिप्स जो हैं वो हमारे उस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर एम्बेडेड होती है। तो ग्राफिक्स कार्ड जब हम लेते हैं तो अगर कभी आप खोल के देखेंगे उसको, तो कभी खोल के देखिए, मतलब जो भाई प्रोफेशनल्स हैं वो ठीक है। तो और अभी तक मैंने क्या, मेरा ठीक चल रहा है तो मैंने कभी खोला नहीं। अगर कभी खोलूँगा तो मैं उस पे भी एक कभी वीडियो बना दूँगा। तो उसमें अगर मैं कभी खोलूँगा तो मुझे सामने दिख जाएगा, इस तरह की चिप्स होती है। तो ये जो चिप्स है, और उसमें बीच में एक प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई होती है। जैसे हमारे CPU है, CPU को हीट सिंक चाहिए, तो प्रोसेसर्स को हमेशा हीट सिंक चाहिए होती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर ऑपरेशंस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में ऑपरेशंस करते हैं, और इनके ऊपर लोड काफ़ी होता है, और इसीलिए इनको हीट सिंक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हीट अप होते रहते हैं लगातार। पूरा कंप्यूटर इन प्रोसेसर्स पे ही डिपेंडेंट होता है, प्रोसेसर्स ही लगातार चलते रहते हैं। तो जो ग्राफिक प्रोसेसर है उसका बोर्ड जो है वो इससे बड़ा होता है, और इसी तरह से उस पे चिप्स भी लगी होती है, और उसी पे एम्बेडेड होता है, सोल्डर्ड होता है उसका प्रोसेसर। तो वो जो मेमोरी चिप्स जो हैं वो GDDR6 आ जाती है, ग्राफिक्स डबल डेटा रेट
GDDR6। तो ये GDDR6 जो होती है, ये ऑनबोर्ड मेमोरी होती है। इसको जीपीयूज़ जो यूज़ करते हैं, तो वो जीपीयूज़ के लिए बोला जाता है कि जीपीयूज़ की खुद की ऑन बोर्ड मेमोरी होती है। ऑन बोर्ड मतलब उनका जो खुद का ये जो ग्रीन बोर्ड है जिसके ऊपर प्रोसेसर एम्बेडेड है, उसी के ऊपर एसओसी जैसे कि सिस्टम ऑन चिप बोला जाता है, तो वो ये ऑन बोर्ड मेमोरी है, मेमोरी उसके ऊपर एम्बेडेड है। तो ये वी रैम बोलते हैं इसको, राइट, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये क्या करती है, ये स्पेशली जो आपके 3D मॉडलिंग या फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स या फिर एडिटिंग के काम करते हैं, तो ये जो इनके कुछ टास्क्स होते हैं, कुछ स्पेशल जो काम होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे कि टेक्सचर कैशिंग और बफरिंग। तो इसीलिए ये जो वीडियो रैम, नाम ही इसीलिए दे रखा है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि इसका काम है वीडियो प्रोसेसिंग करना, वीडियो के ऊपर फोकस करना। तो इसको जो फोकस करना है वो वीडियो के ऊपर करना है, वीडियो की प्रोसेसिंग के लिए करना है और वीडियो से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 3D सीन्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं जब एनिमेशन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका जीपीयू, ये हैंडल करता है अलॉन्ग विद इट्स GDDR6 रैम। तो रैम जो है वो क्या करती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल जो रैम थी उसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया था, आपने काफ़ी सारी एक्सेल फाइल्स खोल दी, काफ़ी सारा डेटा, तो वो डेटा अगर ज़्यादा हो गया तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा आपका कंप्यूटर, और फिर वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा या फिर कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, अनयूजुअल कुछ चीज़ हो जाएगी कुछ। ओके, तो उसी तरह से आपके जो ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, इसके अंदर आपकी जो रैम आती है GDDR6, इसमें लिखा होता है 12 GB रैम, 8 GB रैम, 4 GB, ये 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, ये 8 GB का, 12 GB का, 22 GB, और पता नहीं कितने कितने GB के आ रहे हैं आजकल, 40-40 GB के भी ऐसे हैं। तो वो जो है वो रैम किस काम आ रही है, जितने ज़्यादा GB की रैम कैपेसिटी होगी एक ग्राफिक्स कार्ड की, वो उतना ज़्यादा डेटा एट द सेम टाइम हैंडल कर पाएगा। रैम जो है उसका डेटा, मतलब उसको एक साथ करना है, काफ़ी सारी चीज़ें, काम, काफ़ी सारे काम जो हैं उस रैम को एक साथ करने हैं, तो इसीलिए उसको 40 GB का डेटा अगर मिल गया एक साथ काम में लेने के लिए, तो वो आपको ज़्यादा डिटेलिंग ऑफ़र कर सकेगा। आप जब अपना कोई ब्लेंडर या फिर कोई और एनिमेशन सॉफ्टवेयर या अनरियल इंजन पे काम कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी अगर ज़्यादा होगी आपके ग्राफिक्स कार्ड की, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड पे काम कर पाएंगे उस एनिमेशन में या फिर उस ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो लोड ही नहीं कर सकता आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए। आप, जैसा कि मैंने इसीलिए बोला था, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें डेटा है। तो वो डेटा उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी 8 GB की है, और आपको जो डेटा, जो डिटेल्स चाहिए, वो डिटेल्स जो हैं वो एक एक पिक्सल क्या है, एक एक पिक्सल की वैल्यू होती है, एक एक पिक्सल का वेट होता है बाइट्स के अंदर। तो अगर उसकी 8 GB की है कैपेसिटी और आपको चाहिए डेटा 20 GB का, 16 GB, 18 GB का, जिसके अंदर जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आनी चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो वो फिर आपका नहीं हो पाएगा अगर आपने 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले लिया। तो इसीलिए आप जब भी ग्राफिक्स कार्ड लें तो अपने काम के हिसाब से देखें कि आपको रैम कितनी चाहिए। इसीलिए ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आप जितनी ज़्यादा रैम लेते हैं तो उतनी ज़्यादा आपकी फ्रेम पर सेकंड और डिटेलिंग बढ़ जाती है उस गेम की। उस गेम के अंदर जो एजेस हैं बड़ी फाइन हो जाती है, उसकी एनिमेशन जो है बड़ा स्मूथ हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि रैम जो है ज़्यादा पिक्सल्स, अब जैसे इसीलिए 1080p में जो है आपकी कम रैम काम आएगी, 1440p के अंदर ज़्यादा रैम काम आएगी। प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है लेकिन रैम पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। ज़्यादा पिक्सल्स मतलब ज़्यादा डाटा मतलब आपकी रैम के ऊपर भी लोड आएगा। तो वो रैम बढ़ते ही आपका थोड़ा सा ज़्यादा डेटा दिखा पाएगा आपको एट द सेम टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ग्राफिक्स कार्ड डिटेल में, ग्राफिक्स कार्ड की भी फ्रीक्वेंसी होती है और वो सारी चीज़ें ग्राफिक कार्ड कभी और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जितना ग्राफिक कार्ड जो डिस्कस किया वो सिर्फ इसलिए ताकि रैम की इंपॉर्टेंस बता सकूँ। आपके कंप्यूटर के अंदर तो बताई दी रैम क्या करती है, रैम असल में क्या करती है। तो रैम टेम्प्रेरी होती है, टेम्प्रेरी डेटा स्टोर करती है, और विजुअल डेटा भी टेम्प्रेरी डेटा ही है। तो जो आपका टेम्प्रेरी डेटा आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, तो सीपीयू भी आपकी रैम को यूज़ करते हुए ये डेटा दिखाता था,
और जब आपका ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड अपनी जो अंदर की उसकी जो रैम है उसको यूज़ करते हुए और वो कम पड़ जाती है, तो आपकी शेयर्ड मेमोरी ले लेता है, थोड़ी सी आपकी जो रैम है उसको भी डेलीगेट कर देता है कई बार ये टास्क्स। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मतलब इनकी इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है, कब डेलीगेट करना है, कितनी चीज़ डेलीगेट करनी है, किस केस में डेलीगेट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार अगर मेरे पास ठीक है 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड है और मेरे पास 64 जीबी की रैम है, तो मान लो कि भाई मैं तो यार 20 जीबी उसमें से शेयर कर लेता हूँ, या 15-16 जीबी में उसमें से 16 जीबी रैम जो है मैं इसमें शेयर कर लेता हूँ ग्राफिक्स कार्ड में उसमें से किसी तरीके से। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपना ग्राफिक कार्ड जो है, ग्राफिक कार्ड की GDDR6 जो है वो तो 8 जीबी है और साथ में आप DDR5 रैम लगा के बोलें कि यार ये 8 जीबी 16 जीबी DDR5 जो मेरी रैम सिस्टम की मेमोरी है उसको भी यूज़ कर ले, 24 जीबी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बस कुछ एक चीज़ों में वो शेयर कर लेगा, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से अगर कई लोग सोचते हैं। तो वो उतनी उतनी नहीं हो पाएगी चीज़ कि भाई उसकी भी मेमोरी, सिस्टम मेमोरी ऐड करके और फिर अपन टोटल 24 जीबी कर लें इसको कि चलो यार अपनी ग्राफिक कार्ड की और उसकी थोड़ा सा शेयर करके शेयर्ड मेमोरी मिला के और टोटल अपनी 24 जीबी हो गई। तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो वो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अपनी मेमोरी यूज़ करके ही आपको जो रेंडर कर सकता है वो कर देगा, अदरवाइज़ वो फिर नहीं हो पाएगी चीज़ें। तो इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है और इसकी जो मेमोरी है, वो मेमोरी कहाँ-कहाँ काम आती है ग्राफिक कार्ड की, GDDR6 मेमोरी। वर्चुअल रियलिटी जब आप देख रहे होते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी में जो कुछ आप देख रहे हैं, वो आपकी ग्राफिक्स कार्ड की जो GDDR6 मॉड्यूल है, उसके ऊपर ही लोड हो रहा है, उसके ऊपर ही वो आपको दिख रहा है। तो सारा जो डेटा है, वो आपकी GDDR6 रैम कैरी कर रही है। गेमिंग का डेटा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आपकी GDDR6 रैम कर रही है। हर एक फ्रेम, हर एक पिक्सल जो है, वो आपकी GDDR6 के ऊपर स्टोर होके फिर हट रहा है, फिर अगला आ रहा है। तो इस तरह से ये सारा काम हो रहा है। जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के अंदर जब आप कॉम्प्लेक्स एडिटिंग कर रहे होते हैं, एडिटिंग के अंदर आप अब जैसे फ़ोटोशॉप है, कई अपने फ़ोटोशॉप जैसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उसमें जब आप फ़ोटो की एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जो डिटेलिंग है और उसके अंदर आपको बहुत हैवी आपको काम करना है, तो वो भी आपका जो काम है वो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभार सीपीयू जो है, वो जैसे पुराने सीपीयूज़ तो हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाते थे। अब आजकल धीरे-धीरे काफ़ी पावरफुल एएमडी के और इंटेल के कई ज़्यादा कोर्स वाले प्रोसेसर भी आ गए। उनका जो जीपीयू है, इंटीग्रेटेड जीपीयू, वो भी काफ़ी पावरफुल हो गया। तो आजकल तो फ़ोटोशॉप चल जाता है सीपीयू के ऊपर भी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा-सा लैगी रहता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हुए चलाएँगे फ़ोटोशॉप, तो वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा और उसके ऊपर फिर आप जो अलग-अलग एडिटिंग करेंगे इसकी अपनी फ़ोटोज़ की, जो अलग-अलग इफ़ेक्ट्स डालेंगे, तो वो आपके काफ़ी आसानी से हो जाएँगे। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर, चाहे वो इंटीग्रेटेड जीपीयू हो, चाहे एक्सटर्नल जीपीयू हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डेलीगेट हो जाती है, सारी चीज़ें उनके ऊपर आ जाती है। तो जो भी ग्राफिक इंटेंसिव टास्क हैं, जो भी आप जो देख रहे हैं, दिखने वाली चीज़ें हैं, वो इनके ऊपर आ जाती है। अब इसके साथ-साथ कई लोग एआई के लिए भी यूज़ करते हैं अपने ग्राफिक्स कार्ड को। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर एआई जब यूज़ करते हैं, तो ग्राफिक कार्ड के CUDA कोर प्रोसेसर्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जब आपको जैसे कि आपको एक एलएलएम का जैसे कि मैं ओपन एआई की जो विस्पर है, तो विस्पर एक वॉइस टू टेक्स्ट का है एक लाइब्रेरी, ओपन सोर्स है। तो उसके अंदर उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल रखी है 12 जीबी से ज़्यादा की रैम होनी चाहिए आपके ग्राफिक्स कार्ड में। अदरवाइज़ आप ये छोटा मॉडल यूज़ करिए। तो वो जो मॉडल है, तो वो उन्होंने पहले ही टेस्टिंग कर रखी है कि ये मॉडल जो है ये 12 जीबी से कम पे लोड ही नहीं हो पाएगा। वो ग्राफिक कार्ड लोड ही नहीं कर पाएगा, काम में ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो मैच नहीं कर पाएगी उस मॉडल से। जो कि वो मॉडल जो कि ट्रांसलेट करेगा वॉइस को टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो भी मैंने बताया था डेटा है, और जो ऑलरेडी डेटा है उससे मैच करेगा। जो एक मतलब काफ़ी बड़ा सारा डेटा है, जो आपका पूरा प्रोग्राम है, जो पूरी लाइब्रेरी, वो भी डेटा है। तो उसके अंदर जो एक मॉडल है, जिसका रेफरेंस लेके, जिसको यूज़ करके फिर वो उस वॉइस को मतलब जिसको यूज़ करके फिर वो उस वॉइस को प्रोसेस करके फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो वो जिस मॉडल को काम में लेगा, वो मॉडल की जो वॉल्यूम है, वो मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम होगा, और ग्राफिक कार्ड अगर 12 जीबी से कम होगा, तो वो उसका भार नहीं उठा पाएगा और क्रैश कर जाएगा वो प्रोग्राम। तो इसीलिए उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट डाल दी कि 12 जीबी का रैम है। तो ये टॉप मॉडल, जो सबसे ऊपर वाला जो एलएलएम मॉडल है, एलएलएम मॉडल नहीं, उसका जो वॉइस टू टेक्स्ट का जो मॉडल है, वो काम में लीजिए। डिक्शनरी ऐसा कुछ है वो मॉडल। और उसके अगर आपके कम है 12 जीबी से, तो एक मीडियम वाला मॉडल है, तो मीडियम वाला
मॉडल आप काम में लीजिए अगर 12 जीबी से कम का है। तो एआई के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उसके अंदर भी आपको किस तरह से काम करना है, क्या-क्या आप लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, उन लाइब्रेरीज़ के अंदर जो अलग-अलग मॉडल्स जो हैं, उनकी कैपेसिटीज़ क्या-क्या हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखिए और उस हिसाब से अपना ग्राफ़िक्स कार्ड चूज़ करिए, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ़ ग्राफ़िक्स कार्ड जो है वो मैटर नहीं करेगा कि आप भाई 2080, 3090, 4060 है। साथ में आपकी जो रैम है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन केस ऑफ एआई। बाकी ठीक है, स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर आप भाई थोड़ा-सा नीचे चले जाते हैं, 3060 ले लेते हैं, 4090 या 4060 जो भी कुछ है उसके कंपैरिज़न में, तो थोड़ी-सी स्पीड गिर जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आप अगर रैम में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे तो बड़े मॉडल जो हैं वो काम में ले पाएँगे। लेकिन अगर आपने रैम में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, क्योंकि इसमें अपग्रेडेबिलिटी नहीं होती है ग्राफ़िक्स कार्ड के अंदर, मतलब ईज़िली नहीं होती है। वो कई लोग कर देते हैं इसके अंदर, ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको गला के, मतलब इनको थोड़ा-सा हीट अप करके हटा देते हैं और नया कुछ नया वाला जो है इससे हाई कैपेसिटी का मॉड्यूल जो है वो लाके सोल्डर कर सकते हैं। लेकिन वो भूल जाइए, वो एक अपग्रेडेबिलिटी जो है वो बहुत कम ही करते हैं, तो आप अपग्रेडेबिलिटी मान के मत चलिए। तो इसीलिए जब कोई खरीदें, और स्पेशली जो एआई वाली जो लोग हैं वो, तो वो फिर ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही खरीदें कि आपको जो एआई पे काम करना है उसमें रैम की आपकी कितनी आवश्यकता रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा रैम के बारे में, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हुए होंगे, और आपको रैम आपके कंप्यूटर में किस तरह से काम आ रही है, आपके ग्राफिक्स कार्ड में किस तरह से काम आ रही है, और आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, क्या-क्या चीज़ सोचनी है, मैचिंग रैम होनी चाहिए वगैरह, और ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हैं तो उसके अंदर रैम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप जब भी अपना कुछ पीसी अपग्रेड कर रहे हैं, नया पीसी खरीदें, या फिर कुछ आपके एआई का काम करना है, गेमिंग खेलनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना मतलब रैम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, आप वो अपने हिसाब से सोच के डिसीजन ले सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के बीच, ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।